गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। राहुल सर की क्लास में आपका स्वागत है। और हम क्या कर देंगे, हम आज देखेंगे पीटी 365 अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। और हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बस थोड़ा थोड़ा पहले पूरे ही टॉपिक्स के जितने भी टॉपिक हैं इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेंगे, ताकि आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेट लेंगे कुछ चैप्टर्स का और उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स बनाएंगे। लेकिन हाँ, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है, यदि आप इस वीडियो को भी देखते हैं सुनते हैं तो हो सकता है कि आपके प्रश्न यहीं से ही आ जाएं, और ना भी आए तो कम से कम यदि इसके बाद आप पीटी 365 पढ़ते हैं तो वो आपको समझ में आएगा। जब आप पीटी 365 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं इसके पहले चैप्टर से। तो इसका जो पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे वो अर्थव्यवस्था का, जो पीटी 365 के अंतर्गत अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 का जो बुकलेट आई है हम वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले है मौद्रिक नीति। कौन सी नीति? मौद्रिक नीति। बताइए मौद्रिक नीति क्या होती है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत बेसिकली देखा जाए तो ये किसी भी देश की जो या देश का जो केंद्रीय बैंक होता है ये मौद्रिक नीति लेकर के आता है। इसके अंतर्गत इन्हें मुद्रास्फीति को या महंगाई को कम करना होता है, जो इनका मेन पर्पज़ महंगाई को कम करना ही होता है, जिसके लिए ये मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। मनी सप्लाई को क्या करते हैं, यानी जो मार्केट में मनी का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसके लिए कई प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, पहले इसके लिए एक समिति बनाई जाती है, ठीक है। एक मौद्रिक नीति समिति होती है। कौन समिति होती है? एक मौद्रिक नीति समिति होती है, ठीक है, जिसे 2016 में क्या कर दिया गया, वैधानिक बना दिया गया। इस समिति की बैठक होती है, और जब बैठक होगी, इस समिति की बैठक होती है और ये प्रत्येक 2 महीने पर होती है। प्रत्येक वर्ष कम से कम 4 बैठक होना जरूरी है। यानी कितनी बैठक 4 बैठक आपका प्रतिवर्ष होना अनिवार्य है, ठीक ना। फिर ये क्या करती है, इस बैठक में ये 2 नीति लेकर के आती हैं। ये जिन नीतियों पे बेसिकली बैंकों को पैसा देती है या बैंकों को ऋण देती है, जिस दर पे, उन्हीं दर को क्या करते हैं, ये या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। तो आप देखेंगे कि कोई भी बैंक, जो आरबीआई है, ये किसी बैंक को कैसे कैसे लोन देता है या किस दर पे लोन देता है। दर का मतलब किस ब्याज दर पे लोन देता है। तो जब ये बैंकों को लोन देता है, भाई बैंकों को पैसा चाहिए तो कौन देगा, आरबीआई ही देगा। यदि ये लॉन्ग टर्म यानी लोन दे रहा है, यदि उस लोन की अवधि 1 साल से अधिक है, तब तो वो बैंक रेट पे देगा। किस पे देगा? बैंक रेट पे। वहीं अगर इसका 1 साल से कम पे है तो फिर ये रेपो रेट पे देगा। किस पे देगा? रेपो रेट पे देगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगर किसी को 24 घंटे के लिए लोन चाहिए तो उसका अलग होता है, उसका होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, तब वो उसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट पर देगा, ठीक है। इसी तरीके से आरबीआई को भी पैसे की ज़रूरत होती है। तो जब आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है या बैंक अपना सरप्लस जो मनी होता है आरबीआई को देते हैं, तो वो रिवर्स रेपो रेट पे देते हैं। किस पे देते हैं? रिवर्स रेपो रेट पे देते हैं। तो बेसिकली आपने समझ लिया, आरबीआई बैंक को पैसा देता है, बैंक आरबीआई को पैसा देता है, ठीक है। इस तरह से जो मनी का सप्लाई होता है मार्केट में कम वो ज़्यादा होता है। अगर ब्याज दर बढ़ा दिया जाता है तो मनी का सप्लाई क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि बैंक के पास पैसा महंगा पहुंचता है और बैंक लोगों को पैसा क्या करती है, ज़्यादा ब्याज दर पे देती है, जिससे क्या होता है, मनी का फ्लो कम हो जाता है, ठीक है। इतना बहुत है। दूसरा हम देखते हैं, इसमें था परिवर्तनीय रेपो दर। परिवर्तनीय रेपो दर क्या होता है? जो परिवर्तनीय रेपो दर है ये क्या है? परिवर्तनीय रेपो दर क्या है? तो हमने अभी क्या कहा, हमने कहा ना कि जो आरबीआई है वो बैंकों को ऋण देता है, और कौन सा, शॉर्ट टर्म के लिए। जब शॉर्ट टर्म का ऋण देता है, शॉर्ट टर्म रेट पे, ठीक है, तो वो देता है रेपो रेट पे।
रेपो रेट पे। जब इसी रेपो रेट को, या रेपो रेट की दर है, या फिर इसी रेपो दर के आधार पे अगर वो किसी को लोन दे और उस लोन की जो अवधि है, लोन की अवधि है वो 2 दिन से, यानी 1 दिन से अधिक होगा, 2 दिन से लेकर 14 दिन के बीच में हो। कितने दिन के बीच में? 14 दिन के बीच में हो, तो वो परिवर्तनीय रेपो दर कहलाती है। यानी कि इसके अंतर्गत वो किसी को 2 से 14 दिन के लिए लोन देता है, ठीक है। और जब 2 से 14 दिन के लिए लोन देता है तो वो जो रेपो दर लगाता है वो परिवर्तनीय रेपो दर अप्लाई करता है। साथ ही चलिए हम देखते हैं तीसरा है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी मानदंड में संशोधन। यानी कि बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, बैंक आप देखेंगे जो मार्केट में लोन देते हैं वो किसी व्यक्ति को देते हैं, किसी कंपनी को देते हैं, इन्हीं तो लोन देते हैं। तो जब बैंक लोन देते हैं तो इनके क्षेत्र को बांटा गया है कि कौन से क्षेत्र में आप देंगे। जैसे इनका प्राथमिक क्षेत्र होता है कि प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र का मतलब होता है कि आपको इन्हीं क्षेत्रों को पहले ऋण देने के लिए प्रायोरिटी देनी होगी। जैसे मान लीजिए SBI बैंक है, उसको प्राइमरी सेक्टर में कम से कम 40% लोन देना ही होगा। कौन सा लोन? जो उसने टोटल लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है अपना, सिर्फ लोन टोटल, कैपिटल नहीं, उस लोन का 40% उन्हें देना होता है। तो इसी तरीके से आप देखिए जो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग उधार है या रेट है या फिर जो क्षेत्र है, इसमें बैंक क्या करते हैं, अगर कोई शेड्यूल्ड बैंक है, ठीक है, यानी कि कोई वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है, तो ये कितना देगा? 40%। कोई विदेशी बैंक है, ये कितना देगा? ये भी 40%, ठीक है। इसके बाद अगर कोई विदेशी बैंक है जिसकी शाखा क्या है, 20 से कम है, 20 से कम है, तो वो भी 40% देगा। लेकिन अगर आप देखें तो इस 40% में तय होता है कि आपको 18% कृषि में देना होता है, जो वाणिज्यिक बैंक को। लेकिन इसको 40% में ये तय नहीं होता, ये 18% का मानक तय नहीं होता, ये प्राइमरी सेक्टर में किसी को भी दे सकता है, ठीक है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र अगर देखेंगे आप तो इसके अंतर्गत क्या आता है, MSME को जो लोन दिया जाता है वो आता है। इसके बाद देखेंगे आप निर्यात को जो लोन दिया जाता है वो आता है। इसके बाद कृषि से रिलेवेंट सारे लोन आते हैं, जो आप घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, होम लोन, वो भी आते हैं। तो ये सब क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, इनकी काउंटिंग होती है, ठीक है। RBI इस आधार पर इन्हें एक सर्टिफिकेट भी जारी करता है, ठीक है, प्राइमरी लेंडिंग को लेकर के एक सर्टिफिकेट भी जारी करता है। तो हमने क्या देखा, वाणिज्यिक बैंक को 40% देना अनिवार्य है, विदेशी को 40 देना अनिवार्य है। विदेशी कोई बैंक है जिसकी शाखा 20 से कम है तो वो भी 40 देगा, लेकिन उसके लिए कोई मानदंड नहीं है कि आपको एग्रीकल्चर में 18% देना ही देना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इन्हें कितना देना होता है, ये 75% देते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे जो प्राथमिक सहकारी बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, इन्हें कितना देना होता है, इन्हें भी 75% देना होता है। याद रखिएगा ये जो मानक है वो NBFC पर लागू नहीं होता, ठीक है। किस पे लागू नहीं होता, NBFC। तो अभी आपने देखा कितना कितना प्रतिशत इसमें लोन देना अनिवार्य होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं नया टॉपिक, मुंबई इंटरबैंक आउटराइटर रेट, यानी मुंबई इंटरबैंक आउटराइटर रेट। अब इसमें क्या होता है, हमने देखा कि RBI ने अभी बैंक को लोन दिया, उसके लिए उसने कई दर निर्धारित की, ठीक है, जिसमें रेपो रेट, बैंक रेट था। उसी तरीके से जब बैंक को ऋण देता है, इसमें बैंक जो होता है बैंक को ऋण देता है, ठीक है। तो जब बैंक को ऋण देता है तो ये जो रेट तय करते हैं अपने बीच में, जो इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर जो तय करते हैं, वही माइबर कहलाता है। माइबर यानी एक बेंचमार्क है जो इनके बीच में क्या है, ये इंटरेस्ट रेट को तय करता है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे ये तो भारतीय बैंकों के बीच में हो गया। जब दो विदेशी बैंक होते हैं, जब दो विदेशी बैंक हों, जैसे मान लीजिए कि एक भारत का बैंक है,
ठीक है, और दूसरा अमेरिका का बैंक है, ठीक, या मान लीजिए लंदन का बैंक है। तो जब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, भारतीय बैंक ये दोनों आपस में लेन देन करते हैं, हालांकि इनके बीच लेन देन 24 घंटे के लिए बेसिकली होता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे लिबोर एक रेट लागू होता है, यानी लिबोर जो होता है इसमें, दरअसल लिबोर में होता क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक मनी को हम आधार मान के रेट को तय करते हैं, और वो मनी है यूके का स्टर्लिंग पाउंड, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अभी आरबीआई ने कहा कि हम लिबोर पे आत्मनिर्भर क्यों रहें, जब हम किसी विदेशी बैंक से ऋण ले रहे हैं तो आप सिर्फ लिबोर को ही फॉलो क्यों कर रहे हैं, पाउंड को ही क्यों करें। तो उसने इसकी जगह पे एक संदर्भ रेट दिया है, मतलब आप देखेंगे तो उसने एक अल्टरनेट रेफरेंस रेट करके एक बेंचमार्क तय करने की सलाह दी है। उसने कहा है कि आप ये बेंचमार्क लेकर के आइए जहाँ पे किसी एक मुद्रा पे निर्भरता नहीं होगी, यहाँ पे मुद्रा की टोकरी होगी। हालांकि अब ये लागू नहीं है, बाकी देखते हैं कि ये कब लागू होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट आप देखेंगे तो आरबीआई का अधिशेष अंतरण, यानी आरबीआई के पास जो शेष पैसा आता है, यानी जो उसकी इनकम होती है, आरबीआई की जो इनकम होती है, क्या ये गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करता है, क्या ये गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करता है। तो हाँ जी हाँ, ये गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करता है, ये अपने खर्चे निकाल लेगा, ठीक है, फिर इसके बाद करीब 30% तक निकाल लेगा, फिर गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देगा। इसके लिए 2 कमेटी भी बनाई गई थी, जैसे मालेगम कमेटी भी बनाई गई थी और विमल जालान कमेटी भी थी जिन्होंने रिकमेंड किया था। तो ये क्या करते हैं, अपने सरप्लस को देती है। लेकिन आप देखेंगे इसने कितना दिया, अभी 2.11 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, बहुत होता है ये अमाउंट, थोड़ा अमाउंट नहीं होता। इसके बाद लेकिन इसको जो देने का ट्रेंड रहा है ये हर साल एक जैसा नहीं रहा है, इस साल अधिक था, पिछले साल कम था, उसके पिछले साल थोड़ा सा कम था, मतलब कभी घटा है कभी बढ़ा है, यानी पिछले 1 दशक में एक जैसा नहीं रहा है, ठीक है। तो आरबीआई ने दे दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एक अर्थोपाय अग्रिम योजना, यानी वेज एंड मीन्स एडवांस स्कीम। ये क्या होता है, अर्थोपाय अग्रिम योजना। दरअसल इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे ही 1996 तक आप देखेंगे भारत की कंडीशन ये थी कि जब भी भारत में बजट आता था, क्या आता था, बजट आता था, तो आरबीआई क्या करती थी बताइए, सरकार के पास बजट आता था, बजट पहले बन जाता था, ठीक है बाद में देखा जाता था कि 100 रुपये का बजट बना है, हमारे खर्चे कितने हैं, 110 हैं, ये 10 रुपये कहाँ से आएगा, ठीक है। तो अब क्या करते थे, 10 रुपये आरबीआई से उधार ले लेते थे ना, यही ना, नहीं बालक, उधार नहीं लेते थे, यही जो 10 रुपये वो लेते थे वो नोट छाप देते थे, क्या करते थे, नोट छाप करके गवर्नमेंट से प्राप्त करते थे। लेकिन बाद में आरबीआई ने कहा अब हम नोट नहीं छापेंगे, इससे मनी सप्लाई बढ़ती है, अब आप क्या करेंगे, हम एक स्कीम चला रहे हैं वेज एंड मीन्स, ठीक है, हम वेज एंड मीन्स एडवांस करके स्कीम चला रहे हैं, और आप सर क्या करेंगे, आप हमारे पास आएंगे, चाहे आप यूनियन टेरेटरी हों, चाहे आप स्टेट हों, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट हों, ठीक है, आप मेरे पास आएंगे और हम क्या करेंगे, आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, और जो हम आपको लोन देंगे अपने खर्चे को पूरा करने के लिए, आप जो हमसे उधार लेंगे, आप देखिए इसकी जो अवधि होगी, जो इसका टाइम पीरियड होगा वो 90 दिन का होगा, ठीक है। और हम जब लोन देंगे आपको, ये 2 श्रेणी में देंगे, एक विशेष श्रेणी होगी, ठीक है, और एक सामान्य श्रेणी होगी, और इन दोनों से भी अगर आपको पूर्ति नहीं हो पाती तो हम आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा देंगे, ठीक है। किसकी सुविधा देंगे, हम आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा देंगे। तो सबसे पहले जब आरबीआई सरकार को लोन देती है तो विशेष श्रेणी के अंतर्गत ही देती है, तो इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है, 90 दिन का होता है। जब गवर्नमेंट का पैसा कम पड़ जाता है तो फिर वो सामान्य श्रेणी के अंतर्गत देती है,
इसमें क्या होता है, इसका इंटरेस्ट रेट तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होता है। इसके बाद भी गवर्नमेंट को पैसा कम पड़ जाता है तो वो ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती है। ये 14 दिन के लिए होता है और इसका इंटरेस्ट रेट जो होता है, बेसिकली इंटरेस्ट रेट जो लगाया जाता है वो रेपो रेट पे होता है, लेकिन रेपो रेट प्लस 2% होता है और गवर्नमेंट उससे लौटाना भी होता है। ठीक है, तो आपने देखा वेज एंड मीन्स एडवांस क्या था, दरअसल इसके अंतर्गत आरबीआई से गवर्नमेंट क्या करती है, लोन लेती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं एक आता है कि ऋण जमा अनुपात। क्या आता है, ऋण जमा अनुपात। अभी क्या है ऋण जमा अनुपात, ऋण जमा अनुपात, इसमें यह देखा जाता है कि बैंकों के पास जितना पैसा गया, बैंकों के पास जितना पैसा गया कि जितना जमा हुआ लोगों द्वारा, उसने उसका कितना प्रतिशत लोन दिया, कितना प्रतिशत उसने क्या किया, ऋण दिया। तो अभी आप देखेंगे वर्तमान में ये दायरा बढ़ा है, यानी उनके पास अगर 100 रुपये गया तो उन्होंने करीब 75% ऋण दे दिया। तो ये सोचने की बात है ना, अगर उन्होंने 75% ऋण दे दिया तो इनके पास पैसा सिर्फ कम बचा, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो क्या होगा। तो ये काफ़ी चिंता का विषय था। तो बेसिकली ऋण जमा अनुपात क्या होता है, बैंकों के पास जितना पैसा जमा होता है उसकी तुलना में वो कितना प्रतिशत क्या करते हैं, ऋण देते हैं। और यही अगर प्रतिशत ज़्यादा होगा तो आप देखेंगे कि क्या होगा, उनके पास पैसा कम बचेगा और ये काफ़ी खतरे की घंटी होती है। इस पर आरबीआई ने भी अभी हाल ही में चिंता जताई है। ठीक है, साथ ही फिर इसके बाद हम देखेंगे वित्तीय समावेशन सूचकांक। वित्तीय समावेशन सूचकांक ये क्या होता है, पहले तो ये जानिए कौन जारी करता है, कौन जारी करता है, आरबीआई। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि कितने लोग, ठीक है, कितने लोग औपचारिक तौर से वित्तीय संस्थानों से जुड़े हैं, औपचारिक तौर पर वित्तीय संस्थानों से जुड़े हैं, जैसे बैंकों से कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोग बैंकों से लोन रहे हैं, तो आरबीआई से जारी करता है। और आरबीआई ने कहा है कि हाँ थोड़े से वृद्धि उसमें हुई है। ठीक है, चलिए अभी डिटेल हम यहाँ नहीं देखेंगे, बस इतना देख लेते हैं क्या था। इसके बाद आता है रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। जो रिजर्व बैंक का आप देखेंगे लोकपाल होता है उसके बारे में किया जा रहा है, कहा जा रहा है। तो लोकपाल क्या होता है बताइए, आपने नोटिस किया होगा, कुछ नोटिस किया आपने, लोकपाल कभी सुना है, चलिए नहीं किया तो बता रहे हैं। दरअसल होगा क्या, बैंक से रिलेवेंट कोई भी शिकायत होगी, बैंक से जुड़ी अगर आपकी कोई शिकायत होगी, कोई भी शिकायत होगी तो इसकी सुनवाई कौन करेगा बताइए, हाँ इसकी सुनवाई करेगा आपका बैंक का लोकपाल। उसके यहाँ जाके आप शिकायत कर सकते हैं। जैसे आपने एटीएम से पैसे निकालें, पैसा आपको नहीं मिला, फंस गया, बैंक नहीं सुन रहा है, तो आप इसके यहाँ शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ ग्राहक ही शिकायत कर सकते हैं, बैंक इसके पास जाके शिकायत नहीं कर सकता। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आता है अभी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, यानी कि स्वविनियामक संगठन। स्वविनियामक संगठन, स्वविनियामक संगठन क्या है, ये ऐसे संगठन होते हैं ये किसी कंपनी में या किसी संस्थान में जो खुद को नियंत्रित करते हैं, खुद को विनियमित करते हैं या कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, खुद को विनियमित करते हैं या कंट्रोल करते हैं। इन्हें मान्यता कौन देता है, इन्हें मान्यता देखा जाए तो आरबीआई प्रदान करता है। आरबीआई कहता है ठीक है आप अपने आप को कंट्रोल करिए, बाकी बाद में क्या होगा, कहीं प्रॉब्लम होगी तो हम ऊपर इसका निरीक्षण करेंगे। ठीक है, तो ये भी चर्चा में रहा था। इसके बाद हम देखते हैं आता है यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक क्या है, यूनिवर्सल बैंक इस वीडियो में हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बस उसमें ये चर्चा करेंगे कि ये क्यों चर्चा में था। कहने का मतलब है कि ये करंट में क्यों चर्चा में था, ताकि आप पहले बेसिक समझें फिर उसके बाद आप वो समझेंगे। दरअसल यूनिवर्सल बैंक बेसिकली एक बैंक क्या होता है, दरअसल एक बैंक क्या करता है, लोगों से पैसा जमा करता है।
ठीक है, और फिर ऋण देता है। दरअसल बैंक का यही काम होता है, लेकिन यूनिवर्सल बैंक जो होते हैं इनका काम थोड़ा अधिक हो जाता है। ये सिर्फ पैसा आपका जमा ही नहीं करेंगे, ऋण ही नहीं देंगे, बल्कि आपको बीमा भी देंगे और अन्य वित्तीय सुविधाएं भी देंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि यूनिवर्सल बैंक एक तरीके से इससे काफ़ी बड़ा है। तो यूनिवर्सल बैंक बनाने के लिए किसी के पास 1000 अधिकृत पूंजी होनी चाहिए, 1000 करोड़। यानी आप सोच रहे हैं, यदि आप सोच रहे हैं बैंक बनाना है तो आपके पास कितना होना चाहिए, 1000 करोड़। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, 5 वर्ष का आपका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 वर्ष का जो रिकॉर्ड है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ आपका 2 वर्ष में लाभ हुआ हो, लाभ आपका टोटल जो एनपीए है, टोटल जीएनपीए जो है वो कितना होना चाहिए, वो 3% से अधिक ना हो। तो यूनिवर्सल बैंक के कई फ़ायदे हैं, आपने जान लिया यूनिवर्सल बैंक क्या होता है। ये बैंक के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद है शहरी सहकारी बैंक। शहरी सहकारी बैंक, ये सहकारी बैंक क्या होता है, बेसिकली आप देखेंगे सहकारी बैंक के अंतर्गत इसमें क्या होता है, इसमें जो बैंक के शेयर धारक होते हैं, बैंक के जो शेयर धारक होते हैं, या एक तरीके से कह लीजिए दूसरा कि जो बैंक के ग्राहक होते हैं वही बैंक के शेयर धारक भी होते हैं। क्या होते हैं, यानी इसमें ग्राहक ही बैंकों के मालिक होते हैं। ठीक है, तो जब ग्राहक ही बैंक के मालिक होंगे तो आपस में भी ये लोन देते हैं, साथ ही अन्य व्यक्तियों को भी लोन देते हैं। इनका मेन मकसद क्या होता है, इनका मेन मकसद लाभ कमाना नहीं है, बल्कि लोगों को अधिक से अधिक सहायता पहुंचाना है। ठीक है, तो ये सहकारी बैंक क्या होते हैं, कई शेयरधारक मिलकर के बनाते हैं, जिसमें खुद के बीच में भी लोन का वितरण करते हैं, साथ ही साथ ये जो पिछड़े व्यक्ति हैं उनको भी लोन उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, अब इसके बाद आता है माइक्रो फाइनेंस। क्या है माइक्रो फाइनेंस सेंटर, माइक्रो फाइनेंस सेंटर बेसिकली जो माइक्रो फाइनेंस सेंटर हैं ये एनबीएफसी होते हैं। जो माइक्रो फाइनेंस का मतलब हो जाएगा जो बहुत कम अमाउंट फाइनेंस करता है लोगों को, या ऐसे लोगों को अमाउंट अवेलेबल करवाता है जो 3 लाख से कम जिनकी आय हो। कौन सी आय, अरे जो आय सर्टिफिकेट बनता है, इनकम सर्टिफिकेट के आधार पे देखा जाए तो जो 3 लाख रुपए से कम कमाते हों वही। यानी माइक्रो फाइनेंस सेंटर बेसिकली क्या करते हैं, ये बिल्कुल छोटा छोटा डेवलपर कराते हैं। जैसे आप मोबाइल फ़ोन लेने जाएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, फाइनेंस कर देंगे। आपको 1 लाख रुपए के लोन की ज़रूरत होगी तो ये आपको क्या करेंगे, ये उपलब्ध करा देंगे। तो इस तरीके से ये इन्हें माइक्रो फाइनेंस, यानी बिल्कुल छोटे तौर पे जो फाइनेंस करते हैं उनको माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। फिर हम देखेंगे एनबीएफसी क्या होती हैं। एनबीएफसी बेसिकली एनबीएफसी कंपनी होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, ये कंपनी होती हैं जो कंपनी एक्ट 1956 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती हैं। अब ये इनका काम क्या होता है, ये कंपनी है और वो कहीं न कहीं ये वित्तीय परिसंपत्ति से भी जुड़ी होती हैं। यानी कि एक तरीके से समझिए कि पैसे के लेन देन से भी कहीं न कहीं जुड़ी होती हैं और उससे रिलेवेंट हमें सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। तो इसी आधार पे जब सुविधा उपलब्ध कराती हैं तो इन्हें कंट्रोल भी किया जाता है। जैसे अगर ये किसी को लोन दे रही हैं, अगर ये लोन दे रही हैं तो इनको कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। अगर यही कंपनी बीमा कर रही है तब कौन करता है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। यही आप देखिए अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है या म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल करती है तब इसे कंट्रोल कौन करता है, सेबी। ठीक है, तो एनबीएफसी दरअसल ये बैंक वैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग एक तरीके से कंपनियां हैं जो क्या करती हैं विभिन्न क्षेत्र में। और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे इन्हें CRR या फिर कोई भी मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं इन्हें इन पर लागू नहीं होता।
जो इन पे लागू नहीं होता तो इनका पैसा ज़्यादा बचता है, इन्हें लाभ ज़्यादा होता है। इनके इंटरेस्ट रेट्स भी आप देखेंगे तो कुछ के बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद हम देखेंगे एनपीए। क्या होता है एनपीए? जैसे आप किसी ने बैंक से लोन लिया, क्या लिया? बैंक से लोन लिया, और उस लोन की ईएमआई, लोन की ईएमआई, ठीक है, या उसका ब्याज दर या कुछ भी उसने चुकाया नहीं। कितने दिनों तक? 90 दिन तक अगर उसने कुछ भी नहीं किया, 1 रुपये तक जमा नहीं किया, ईएमआई तक जमा नहीं की उसकी, तो ये जो बैंक का जो लोन होता है ये एनपीए कहलाता है। ठीक है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स, ऐसा एसिड्स जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब होता क्या है, अगर ये 90 दिन तक है तब तो ठीक है, 90 दिन से ऊपर गया, अगर 12 मंथ हो गया यानी 12 महीने तक हो गया, तो हम इसे मानते हैं कि सब, तब इसे हम कैटेगराइज कर देते हैं, हम इसे कहते हैं तब ये सब स्टैंडर्ड एनपीए हो गया, सब स्टैंडर्ड एनपीए हो गया। ठीक है, यानी कि 12 महीने। इसके बाद 12 महीने से जब ये ऊपर जाता है तो हम इसको बोलते हैं डाउट एनपीए या डाउट एसिड्स हो गया, यानी कि इसके मिलने की संभावना कम होती है। वहीं जब इसे बैंक अपने खाते में दिखा देते हैं घाटे के रूप में, तब इसे लॉस्ट माना जाता है कि हम अब उसके खो चुके हैं, यानी कि हमारी लॉस्ट पर्सन पड़ती है। यानी एनपीए क्या होता है? बैंक का वो ऋण होता है जो लोगों को या कंपनी को देता है, जिसके अंतर्गत उसे ईएमआई नहीं मिलती है और 90 दिन तक नहीं मिलती है, तो उसी अमाउंट को ये लोग एनपीए घोषित कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है? विलफुल डिफॉल्टर, जब कोई व्यक्ति बैंक से या कोई कंपनी बैंक से 25 लाख का लोन लेती है, कितने का? 25 लाख से अधिक का लोन लेती है, तो ऐसे व्यक्ति को लोन न चुकाने पे विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? लोन ना चुकाने, लेकिन इसकी एक शर्त है, वो जानबूझकर ऐसा ना कर रहा हो, जानबूझकर ऐसा कर रहा हो कि वो लोन ना चुका रहा हो, उसके पास क्षमता हो, मतलब उसके पास क्षमता है लेकिन वो नहीं चुका रहा है, तब ऐसे को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। फिर आप देखेंगे तो ये लोग एनसीएलटी में चले जाएंगे, फिर वहाँ से अपील होगी, मतलब ये केस होता है इन पे, फिर इनसे धीरे धीरे चीज़ें रिकवर की जाती हैं, जो पैसा होता है वो धीरे धीरे रिकवर किया जाता है। उसी तरीके से एक लार्ज डिफ़ॉल्टर होता है, लार्ज डिफ़ॉल्टर। ठीक है, ये जो लार्ज डिफ़ॉल्टर होता है वो उस व्यक्ति को घोषित किया जाता है या उस कंपनी को जिसने 1 करोड़ से अधिक का ऋण लिया हो, 1 करोड़ से अधिक का ऋण लिया हो। ठीक है, ऐसे को लार्ज डिफ़ॉल्टर घोषित किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए